नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ये प्रश्न जो है जो लोग भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, जिनके कोर्सेज में बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास जैसे टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। साथ ही साथ गृह विज्ञान विषय जो लोग जो है अध्ययन में अपने ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके विषय के अंदर जो है बाल विकास एक पर्टिकुलर यूनिट ही है जिसमें इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बहुत ही हेल्प करेंगे आप लोगों के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आज हम लोग जो है वो बाल विकास के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार बच्चों के वातावरण की प्रणाली का सही क्रम क्या है। यहाँ पे हम लोग जो है पारिस्थितिकी सिद्धांत की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इकोलॉजिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं। इकोलॉजिकल थ्योरी, ये जो इकोलॉजिकल थ्योरी है बेसिकली यहाँ पे चूंकि जो हमारे पास जो क्रम दिए हुए हैं, इन क्रमों में हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि 4 भाग दिए हुए हैं। इन चारों भागों को हमें सही क्रम में सजाना होता है। जबकि अगर इकोलॉजिकल सिस्टम की हम लोग बात करें, इकोलॉजिकल थ्योरी की अगर हम लोग बात करें, जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, जो बाल विकास के संदर्भ में पढ़ा जाता है, तो जो इकोलॉजिकल थ्योरी होता है उसके 5 भाग होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो इन 4 जो हमारे भाग हैं, इन 4 भागों को हम क्या करेंगे, क्रमिक रूप में रखेंगे। हमारे पास देखिए भाग क्या है, दीर्घ है, मध्य है, बहिर है और सूक्ष्म है। तो मैं यहाँ पे जो एक बार नोट कर लेती हूँ, दीर्घ, बहिर, सूक्ष्म और मध्य, ठीक है। किसी भी आप ऑप्शन में जाएंगे तो ये 4 भाग आपके दिए हुए हैं, आप किसी भी ऑप्शन में देख लीजिए, यही चारों भाग हैं। ए ऑप्शन में दीर्घ, मध्य, बहिर, सूक्ष्म प्रणाली। बी ऑप्शन है दीर्घ, बहिर, मध्य, सूक्ष्म प्रणाली। सी ऑप्शन है सूक्ष्म, बहिर, मध्य, दीर्घ प्रणाली। और डी ऑप्शन है सूक्ष्म, मध्य, बहिर, दीर्घ प्रणाली। तो इस तरीके से ये 4 हमारे पास जो है ये प्रणाली आ गई। अब इन चारों को जो है हमें क्रमिक रूप में सजाना है। तो जैसा कि हम लोग ये 4 देख रहे हैं, तो कोई भी प्रणाली या किसी भी सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, पर्टिकुलर एक क्रमिक व्याख्यान की जब हम लोग बात करते हैं, एक पर्टिकुलरली क्रमिक क्रियाओं की जब हम लोग बात करते हैं, तो कोई भी क्रिया जो है वो सूक्ष्मतम यानी कि छोटे से आरंभ होती है। तो ये जो हमारा पारिस्थितिकी सिद्धांत है, इस सिद्धांत में भी सबसे पहले हमारा जो भाग आएगा वो क्या आएगा, सूक्ष्म प्रणाली का भाग आएगा। अब सूक्ष्म प्रणाली का भाग क्यों आएगा, तो रीजन भी है मेरे पास। जब बच्चा जो है पैदा होता है, परिवार का एक हिस्सा बनता है, तो उसका दायरा जो है आरंभिक अवस्था में क्या होता है, सूक्ष्म लेवल पे होता है। अर्थात वो अपनी माता को सर्वप्रथम जो है वो पहचानना शुरू करता है या उनको बहुत भावात्मक रूप से जो है वो समझने लगता है। धीरे 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 माता के अलावा जो लोग भी उससे अटैच होते हैं, जो लोग भी उसे प्यार करते हैं, खिलाते हैं, उसे बुलाते हैं, नजरें बार बार बच्चे की उन्हीं की तरफ जाती है। तो वो दायरा क्या होता है, उस समय पे सीमित होता है। अर्थात जो बालक है, जो बच्चा है, बच्चे के इर्द गिर्द जो लोग नजर आते हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, धीरे धीरे वो दादा दादी, चाचा चाची, जितने लोगों तक वो अपने दायरे को ले जा सकता है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 धीरे धीरे ले जाता है। ये जो दायरा हमारा है, ये पहला क्या है, सूक्ष्म है। जब हम सेकेंड लेवल पे जाते हैं, तो सेकेंड लेवल पे जो है हमारा जो दायरा इकोलॉजिकल सिद्धांत का है, इकोलॉजिकल थियरी का है, वो क्या होता है, मध्य। अर्थात ये जो सूक्ष्म था, ये क्या था, परिवार के सदस्यों के बीच में था। परिवार के सदस्यों में भी कुछ सदस्यों के साथ आरंभिक अवस्था में था, फिर कुछ और के साथ जो है थोड़ा दिन बाद हुआ, देन फिर कुछ और दिन बाद जो है वो थोड़े सदस्य और उनके साथ जो है जुड़े। तो इस तरीके से ये दायरा जो है वो पारिवारिक था। लेकिन पारिवारिक दायरे के बीच में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो नित्य प्रतिदिन डे बाय डे जो है वो घर में विजिट कर रहा है, बच्चे को देख रहा है, खेल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपके घर में कोई सर्वेंट है, अगर वो सर्वेंट परमानेंटली रह रहे हैं तो वो भी उस दायरे के अंतर्गत आते हैं, परिवार का हिस्सा नहीं है। लेकिन
एक बालक के लिए जब हम इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोलॉजिकल थियरी की बात करते हैं तो वो उनके उस तंत्र में जो है वो आते हैं, समाहित होते हैं। तो वो आ गए। देन अगर माता है, माँ की कोई फ्रेंड्स आ गई, या जैसे मासी हैं वो आ गई, यानी कि वो जो परिवार है, परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अगर उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट होता है तो वो उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे समाहित होने लगता है। या बालक अगर डे बाय डे कहीं बाहर आ रहा है, जा रहा है, तो वो वहां पे भी एक दूसरे से क्या करता है, प्रतिक्रियाएं करता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, स्कूल जाता है। तो स्कूल के अंदर जब वो जाता है तो स्कूल के अंदर जाना और साथ के बच्चों के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना, उनके भावनाओं को समझना, उनके साथ जो है वो बैठना, उठना, अपने को उनके साथ मैच करना, कुछ सिस्टम्स फॉलो करना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। जो मैडम होती हैं, क्लास टीचर हैं, या जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, जो लोग उनकी केयर करते हैं, उनको जो है अपने बिल्कुल जो घर में जो उसको परिवेश मिल रहा था, उस परिवेश के अकॉर्डिंग वहां पे बालक अपने आप को ढालता भी है, और साथ ही साथ उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि जैसा मुझे वहां पे ट्रीट किया जा रहा है वैसे ही मैं यहाँ पे ट्रीट करूं। अगर एकदम से टीचर उस बच्चे को किसी भी बात के लिए बहुत तेज डांट देती है तो वो बच्चा क्या होता है, डर जाता है, भय में आतुर हो जाता है, और स्कूल जाने के नाम पे वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मानसिक विकास है वो इतना ज्यादा विकसित नहीं है कि वो उस डांट को जो है अपने अंदर ले सके या उसको सहन कर सके। तो इस तरीके के ये जो दूसरा पार्ट या जो दूसरा भाग है वो क्या होता है, मध्य भाग होता है, जहां पे बच्चा जो है अपने परिवार से थोड़ा सा बाहर निकलता है या बाहर के लोगों से मेल जोल जो है वो स्थापित करता है। मध्यम लेवल पे आते हैं तो मध्य लेवल पे आने के बाद जो है बच्चा क्या करता है, बाहरी लोगों से इंटरेक्ट, फुल्ली बाहरी लोगों से इंटरेक्ट होता है। यानी कि स्कूल के अंदर गया तो स्कूल के अंदर टीचर जिनका परिवार से कोई लेना देना नहीं था, दूसरे बालक जो साथ में पढ़ रहे हैं, सहपाठी हैं, उनका भी परिवार से कोई लेना देना नहीं था, तो इनसे जब इंटरेक्ट होते हैं तो इनसे इंटरेक्शन के बाद और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरेक्शन में आती है। धीरे धीरे वो क्लास तो ठीक था, वहां तक तो कंफर्टेबल थे, क्लासेस बढ़ती हैं, बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, क्लास बढ़ी, क्लास के अंदर जो है बच्चे हो सकता है वही हो, रीशफल करके कुछ नए भी आए हों, टीचर बिल्कुल चेंज हो जाती है, पाठ्यक्रम बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड जब हम यहाँ पे बहिर की बात कर रहे हैं, हमने देखिए सूक्ष्म के अंदर परिवार को लिया, ठीक है, अगर हम एक सिंपल सी चीज लेके चले तो सूक्ष्म के अंदर हमने परिवार को ले लिया, और मध्यम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्कूल को ले रहे हैं। लेकिन परिवार और स्कूल के साथ साथ बच्चा फिर क्या करता है, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट होकर के वो खेल खेलता है, गेम्स में जाता है, देन उसके बाद वो गार्डन जाता है, वो पिकनिक पे जाता है, और धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने आप को एक्सप्लोर करने लगता है। तो ये हमारा क्या होता है, बहिर्भाग होता है, यानी कि बाह्यतम भाग होता है, जो हमारा पारिस्थितिकी सिद्धांत है उस सिस्टम का। तो यहाँ पे जो है तीसरे पे हम लोग बहिर्भाग पे रखते हैं, और चौथे भाग में हम क्या रख रहे हैं, दीर्घ अवस्था को रख रहे हैं। यानी कि स्कूल है, साथ के फ्रेंड्स हैं, आसपास के सोसाइटी के लोग हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, गार्डन में बच्चों के साथ खेलना, प्रतिक्रियाएं देना, ग्रुप अपना बनाना, ये सब चीजें हमारे थर्ड स्टेज तक थी। लेकिन फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे अननोन लोगों से मिलना, उनके प्रति अपनी जो है वो भावनाओं को बनाना, उनके प्रति जाहिर करना, कुछ रोल मॉडल्स जो है अपने दिलो दिमाग में फिट करना, उन रोल मॉडल्स के कार्यों के अकॉर्डिंग अपने आप का विकास करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, ये फिर क्या हो जाता है, ये दीर्घ जो है वो अपने जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है दीर्घ प्रणाली के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से जो है ये प्रणाली का क्रम है, पहले जो है वो सूक्ष्म होता है, उसके बाद मध्य होता है, फिर बहिर होता है, और फिर क्या होता है, दीर्घ होता है। तो यानी कि हमारे पास जो सिस्टम पूरे आए, सिस्टम में जो है वो सूक्ष्म, मध्य, बहिर और दीर्घ। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। देखिए, सूक्ष्म, मध्य, बहिर और दीर्घ, सूक्ष्म, मध्य, बहिर और दीर्घ। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न के लिए करेक्ट होगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और जहां तक मैं देख पा रही हूँ, ना तो किताबों में इसकी जो है वो बहुत ज्यादा विवेचना मिलती है, ना कोई वर्णन मिलता है, ना ही ये इस प्रकार के सिद्धांत जो है वो पढ़ने में आते हैं।
और चूंकि किताबों में नहीं है तो टीचर्स भी इसको पढ़ाने में ज्यादा जो है अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं, ना ही वो पढ़ाना चाहते हैं। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो आपका पारिस्थितिकी सिद्धांत है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सिद्धांत में जो पांचों चीजें बताई गई हैं, सिद्धांत के 5 भाग बताए गए हैं और पांचों चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे अगर समय मिला तो मैं जरूर आप लोगों को ये टॉपिक आगे चल के पढ़ा दूंगी। ठीक है, चलिए ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर मॉन्टेसरी प्रणाली पर जोर दिया जाता है? यानी कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से किन पर जो है मॉन्टेसरी प्रणाली यानी मॉन्टेसरी सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर हम लोग जोर देते हैं। अब देखिए जब हम मॉन्टेसरी प्रणाली की बात कर रहे हैं तो ये मॉन्टेसरी प्रणाली बेसिकली आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो ये 2.5 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो है वो बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, मॉन्टेसरी प्रणाली के अंदर ज्यादातर विशेषतः जो है 2.5 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के अंदर हम किस तरीके की क्रियाओं का विकास देखना चाहते हैं, या किनको हम लोग प्रोत्साहित करना चाहते हैं, या किस पे हम लोग थोड़ा सा जोर डाल करके उसके विकास में जो है वो सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है भाषा सिखाना, दूसरा ऑप्शन है संवेगी अनुभव, तीसरा ऑप्शन है बौद्धिक प्रोत्साहन और चौथा ऑप्शन है सामूहिक पारस्परिक क्रिया। तो जब हम पहले ऑप्शन पे आते हैं भाषा सिखाना, हम बात कर रहे हैं 2.5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो 2.5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी भाषा जो है वो बच्चा सीखा हुआ होता है, उसको भाषा को उस समय पे सिखाना जो है ये एक मॉन्टेसरी प्रणाली का मतलब भाग हो सकता है, लेकिन हम लोग उस पर फोकस या जोर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, भाषा सिखाने पे हम जोर नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी बच्चा बातचीत कर ले रहा है, भाषा सीख के आया हुआ है, बोलचाल की भाषा उसको पता है 2.5 साल का अगर बच्चा है तो। और 6 साल तक के बच्चे के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो वो इस क्रिया को जो है ऑटोमेटिक सीखा हुआ है, उस पर हमें जोर नहीं देना है। हमें जो है उसके अलावा जितने भी कार्य हैं जैसे संवेगी अनुभव, उसके संवेग किस तरीके के हैं, कहाँ कहाँ उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और किसके अनुसार उस पर प्रतिक्रियाएं उसको क्या देनी चाहिए, हमें अगेन एंड अगेन उसको जो है सिखाना है, उसको बार बार बताना है, उसको जो है उस चीज पे करेक्ट करना है। हमें उसके बौद्धिक प्रोत्साहन पे भी जो है वो क्या करना है, मदद करना है। जो भी वो सीख रहा है, जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी वो लिख रहा है, जो भी प्रतिक्रियाएं वो अपने बौद्धिक क्षमता के अनुरूप व्यक्त कर रहा है, उसको हमें क्या करना है, समय समय पे प्रोत्साहित करते रहना है। और सामूहिक पारस्परिक क्रिया, उसको चूंकि हम 6 वर्ष तक के बच्चों की बातें कर रहे हैं, हमने इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में ही डिस्कस किया था कि स्कूल के अंदर जब जो है बच्चा जाता है और 6 वर्ष का बच्चा अगर हम लोग कंसीडर करें तो अभी के समय में लगभग वो 1st से 2nd स्टैंडर्ड में पहुंचता है। तो वहां पे एक ग्रुप जो है वो बच्चे का बन जाता है, ग्रुप्स के अंदर जो उसके सहपाठी हैं वो भी आ जाते हैं, और अगर घर के अंदर है तो परिवार के सदस्यों में ही कोई लोग जो होते हैं वो उसके ग्रुप का एक हिस्सा बनते हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा अटैच होता है। तो उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, एक सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जो सभी बच्चे कर रहे होते हैं उसको लगता है वही मुझे भी करना है, या उसने जो जैसे किया है एकदम वही परफेक्ट है, मुझे भी वैसे ही करना है। मैडम ने अगर बता दिया, मैडम ने कुछ गलत भी बता दिया तो हर बच्चा उसी को परफेक्ट मानेगा, क्यों, क्योंकि मैडम ने बता दिया। तो ये क्या होती है, ये सामूहिक जो है वो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं जिनमें बच्चा अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर लेता है। तो क्वेश्चन हमारे पास था, निम्नलिखित में से किस पर मॉन्टेसरी प्रणाली पर जोर दिया जाता है? तो हम लोग संवेगी अनुभवों पे जोर देंगे, हम बौद्धिक प्रोत्साहन पे जोर देंगे और हम सामूहिक पारस्परिक क्रियाओं पर जोर देंगे। तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो 1 तथा 2 ये नहीं होगा, 1, 2 तथा 3 ये भी नहीं होगा, और 2, 3 तथा 4, 2, 3 तथा 4 ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल भी करेक्ट होगा। ठीक है, और ये भी गलत होगा। तो इस तरीके की जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न में ही ये पूछा गया है किस पर जोर दिया जाता है। ठीक है ना, किस पर जोर दिया जाता है। अगर हमारे पास ये ऑप्शन आता या ये प्रश्न में पूछा जाता, निम्नलिखित में से किनका उपयोग करके मॉन्टेसरी प्रणाली जो है अपनाया जाता है, इस तरीके का प्रश्न होता,
या फिर हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन ऑप्शंस के साथ अगर यहाँ पे आपके पास आ रहा होता कि उपरोक्त सभी सत्य हैं, या 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शंस का यहाँ पे आता, तो फिर हम लोग क्या करते, भाषा को उसमें शामिल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो है वो दिया गया है कि हम लोग इस प्रणाली में जो है वो दबाव किस पे डालते हैं, किस पर्टिकुलर तथ्य को सिखाने में या किसको विकसित करने में या किस क्रिया को जो है वो आगे ले जाने में जो है हम लोग सक्षम होते हैं या उसके ऊपर जो है वो प्रभाव को छोड़ते हैं। तो ये हम लोग जो है इनके ऊपर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे खुद से जो है वो सीखता रहता है, वो काफी कुछ सीखा हुआ होता है। हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि उसके बौद्धिक प्रोत्साहन को जो है हम लोग बढ़ावा दें, उसके संवेगी अनुभवों को जो है हम लोग डिफरेंट तरीके से मॉनिटर करें, मॉनिटर करके जो है उसके सही डायरेक्शन का जो है वो उसको अनुभव कराएं और सामूहिक पारस्परिक क्रिया उसके साथ जो है वो करके उसको सीधे सही राह पर जो है वो ले आए। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है, बच्चे का वातावरण तथा आनुवांशिकता के साथ क्या संबंध है। यहाँ पर हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं और उस बच्चे के संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी की बात कर रहे हैं कि वातावरण और आनुवांशिकता के साथ किसी भी एक बच्चे का क्या संबंध हो सकता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है बच्चा पूरी तरह आनुवांशिकता के साथ प्रभावित होता है। तो बच्चा आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में वातावरण भी तो दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे भूल सकते हैं। तो केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बच्चा पूरी तरह से वातावरण से प्रभावित होता है, तो अगेन हमारे ऑप्शन में वातावरण और आनुवांशिकता दोनों ही दिया हुआ है। तो फिर से हम अगर बात करें कि केवल वातावरण से प्रभावित होता है, तो नहीं, केवल वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। बच्चा वातावरण तथा आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, तो यस, बच्चा जो है इन दोनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। और चौथा ऑप्शन है बच्चा आनुवांशिकता तथा वातावरण को प्रभावित करता है। बच्चा आनुवांशिकता तथा वातावरण को प्रभावित करता है, ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। कोई भी बच्चा है, जो छोटा बच्चा, बालक जो भी है, बाल विकास के अंतर्गत अगर हम लोग अध्ययन करें तो बालक का जो वातावरण होता है, वातावरण इन द सेंस कि जो उसका पारिवारिक वातावरण, उसका विद्यालयी वातावरण या उसके सराउंडिंग जो भी एनवायरमेंट उसका क्रिएट होता है, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, उसके जो कार्यकलाप होते हैं, उसके सीखने की क्षमता होती है, उसके अंदर विभिन्न संवेगों का विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, कहीं ना कहीं वातावरणीय कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे वातावरण में वो रहेगा उसी प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के विकास जो है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से जो आनुवांशिकता का भी प्रभाव जो है वो बालक के अंदर देखने को मिलता है। जिस प्रकार से हमारी पीढ़ियां, हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंड मदर फादर जो भी हैं, जिस तरीके के बिहेवियर उनके अंदर थे, कहीं ना कहीं उनसे जो है वो कुछ ना कुछ शालीनता, कुछ अग्रेशन, कुछ दिमाग का तेज होना, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में आगे होना, इस तरीके की जो चीजें होती है, नाक, नक्शा, रूप, रंग वगैरह, ये चीजें क्या है, ये एक हेरिडिटिकल सिस्टम का जो है वो एक हिस्सा होती हैं, जो बालक के अंदर जो है वो समाहित होती हैं। तो इन सब चीजों से भी जो है वो बालक क्या होता है, प्रभावित होता है, और कहीं ना कहीं इन प्रभावों से जो है उसका संपूर्ण विकास जो है वो प्रभावित होता है। तो कोई भी बच्चा है, वातावरण और आनुवांशिकता इन दोनों से ही वो क्या होता है, प्रभावित होता है, जिसके कारण इनके प्रभावों से उसका संपूर्ण व्यक्तित्व क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। ये चौथा प्रश्न हमारे सामने है, माँ बाप के बच्चों को पालन करने के तरीकों में, जो माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उस पालन पोषण करने में जो वो तरीका अपनाते हैं, उन तरीकों में अभिभावकों के नियंत्रण, ठीक है, एक अभिभावक, एक गार्जियन के रूप में आप किस तरीके से बच्चों के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो बनाते हैं, या किस तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं,
को दिखाने का तरीका है। यानी कि जो बच्चे हैं, माँ बाप जब उनके ऊपर उनका पालन पोषण करते हैं और उनके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं, तो जो कंट्रोलिंग अप्रोच है, उन अप्रोचों में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं या किन तरीकों को फॉलो किया जा सकता है। तो तरीके हमारे पास है, पहला है सत्तावादी प्रणाली, दूसरा है प्राधिकार पूर्ण प्रणाली, तीसरा है अनुच्छपाक प्रणाली और चौथा है उपेक्षित प्रणाली। तो हम पहले इन चारों को समझें। आंसर को लेने से पूर्व हम क्या करें, इन चारों को पहले समझें कि ये चारों बेसिकली है क्या, उसके बाद इसमें से परफेक्ट जो है हमारे पास आंसर क्या हो सकता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सत्तावादी प्रणाली की जब हम लोग बात करते हैं, तो सत्तावादी प्रणाली क्या होती है, जो पहले से चला आ रहा हो, ठीक है, पहले से चला आ रहा हो, जो क्रिया प्रतिक्रियाएं पहले हो चुकी हैं, जो हमने किया हम सोचे कि बच्चा भी उसी तरीके से करे, वैसे ही कंट्रोल में हम लोग रखें। यानी कि घर से बाहर अगर कोई पढ़ने के लिए नहीं गया या शहर से बाहर कोई नहीं गया तो ये बच्चा भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई बाहर नहीं गया, विदेश कोई नहीं गया तो नहीं, हम इस बच्चे को भी नहीं भेजेंगे। घर में जो है वो सारी औरतें अगर अशिक्षित हैं तो हम लड़की को भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे घर में लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ वो नहीं होता है, ये क्या होते हैं, ये इसका पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, अगर हम लोग सत्तावादी प्रणाली की बात करें तो इस तरीके के जो एटीट्यूड्स होते हैं, इस तरीके की जो बातें होती हैं, इस तरीके के जो व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, ये सत्तावादी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। जब हम बात करते हैं प्राधिकार पूर्ण प्रणाली की, तो प्राधिकार पूर्ण प्रणाली क्या होता है कि संपूर्ण अधिकार, यानी कि अगर कुछ गलत है तो गलत के लिए डांटना, और अगर सही है तो सही के लिए उसको प्रोत्साहित करना, पार्टीज करना, उसको कुछ अच्छा खाने पीने का कोई गिफ्ट ले आकर के देना, ये एक अधिकार होता है, जिसके लिए जो है पूरी तरीके से अभिभावक क्या होते हैं, अपने आप को बालकों के सामने उसी रूप में प्रेजेंट करते हैं जिस तरीके की क्रियाएं जो है बालकों की प्रदर्शित होती हैं। तो अगर बालक कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और अगर बालक कुछ गलत कर रहा है तो इस प्रकार से अभिभावक जो है वो चूकते नहीं हैं डांटने से। कई लोग जो है वो मारते भी हैं, सजा भी देते हैं, और कई लोग कोशिश करते हैं कि उसको उस तथ्य को जो है वो समझाया जाए कि उसके लिए वो क्यों गलत है। तो अलग अलग तरीके को फॉलो करके जब बालक के दिशा निर्देशन को एक सही दिशा दिया जाता है तो वो एक अधिकार परक बात होती है। यानी कि उसको हम लोग एक अधिकार में ले रहे हैं, हम उसके ऊपर अपना अधिकार समझ रहे हैं, अधिकार समझ रहे हैं, तभी हम उसके गलत को गलत कह रहे हैं, हम उसके सही को सही कह रहे हैं। हम हमेशा जो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो दूसरा हमारा क्या है, प्राधिकार पूर्ण प्रणाली। तीसरे पे हम आते हैं अनुच्छपाक प्रणाली। अनुच्छपाक प्रणाली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नया हो, कुछ लोग इसको ना जानते हो। ये एक डिस्क्रिप्टिव प्रणाली होती है जो नॉर्मली जो है आपके पढ़ने में नहीं मिलती है, लेकिन कंट्रोलिंग सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा भाग होती है। जो बच्चे बहुत डायनामिक होते हैं, जो क्रियाशील होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, उनके कंट्रोल के लिए बेसिकली इस तरीके की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और चौथा हम आते हैं उपेक्षित प्रणाली, कि एवरीवेयर पेरेंट्स जो है वो बच्चों को हमेशा बोलते ही रहे, पढ़ता ही नहीं है, जब देखो तब खेलता ही रहता है। आजकल ये सब चीजें बहुत देखने को मिलती हैं, मोबाइल लेके बैठा रहता है, पूरे टाइम टीवी पे बैठा रहता है, पूरे टाइम लैपटॉप पे बैठा रहता है। दो आपके रिश्तेदार घर में आए, दो रिश्तेदार आए, रिश्तेदारों के सामने भी आपने उसकी उपेक्षा कर दी कि कुछ नहीं करता है, ये नहीं करता है, उनके बच्चे को देखो, उनके बच्चे को देखो। तो आप सारे टाइम अगर बच्चे के सामने इस तरीके से बोलते रहेंगे, और दो लोग अगर बाहर ही हैं या घर के लोगों के बीच में भी अगर बार बार आप उसकी जो है इस तरीके से उपेक्षाएं करेंगे, केवल इसलिए कि आप पेरेंट्स आप उसके ऊपर कंट्रोल जमाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के विकास में इसका प्रभाव पड़ता है। उसका जो विकास होता है वो लेवल जो होता है वो डिफरेंट तरीके का हो जाता है। तो ये चार मैंने आपको प्रणालियां बताई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की और करेक्ट ऑप्शन की। तो माँ बाप के बच्चों के पालन करने के तरीके में जो अभिभावकों का नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग ऑफ पेरेंट्स जो हमारा होता है, उसको दिखाने का सही तरीका क्या है। तो सही तरीका, सकारात्मक तरीका और विकसित होने वाला जो तरीका वो क्या होता है, प्राधिकार पूर्ण प्रणाली। पेरेंट्स को जो है बच्चों के ऊपर अपना अधिकार दिखाना होता है नियंत्रण के लिए। उनको बताना होता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास है, और
तुम्हारी एज से हम भी निकले हैं तो हम भी इस चीज को समझते हैं कि ये क्या चीज है। ऐसे में इस तरीके की क्रियाएं नहीं हो सकती हैं और तुम्हें ये समझना होगा। हम जितने में हैं तुम्हें उतने में ही रहना होगा। जो विद्यालय का होमवर्क है वो तुम्हें करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे दैनिक चर्या का जो है ये क्या है, पार्ट है। तुम्हें रोज नहाना है, ढंग से नहाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा। तुम्हें ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखते हो तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर जो है ये क्रियाशील होंगे। तो इस तरीके के जो तथ्य हैं ये अधिकार पूर्वक बच्चों को समझाना होगा, समझाना भी होगा। कहीं पे जरूरत पड़े तो दबाव से भी डालना पड़ेगा और कहीं पे जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत बच्चों की मानना भी होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे भी तो हमारे ऊपर अधिकार रखेंगे। अगर हम बच्चों के ऊपर अधिकार रख रहे हैं बीइंग अ पेरेंट्स, तो बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं अपना अधिकार पेरेंट्स के ऊपर समझते हैं। तो कुछ तथ्यों को वो भी जो है वो बोलने या समझाने का प्रयास करते हैं, तो हमें वो भी समझना होगा। और वो तभी होगा जब हम अधिकार के रूप में जो है उनके ऊपर नियंत्रण की बात करेंगे। हम उसको जो है सत्तावादी प्रणाली में नहीं प्रयोग करेंगे, हम अनुष्पाक प्रणाली में नहीं रखेंगे और ना ही हम उनकी उपेक्षाएं बार बार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, चौथा प्रश्न था। पांचवें प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पांचवें प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसने कहा कि बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है? बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और इसमें किसी तरीके के एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। ये आपको याद करना होता है। तो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं होती हैं, अलग अलग जो है वो कथन दिए जाते हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाते हैं, अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा दिए जाते हैं। तो जब हम बाल विकास की बात कर रहे हैं तो दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों का प्रभाव जो है इस विषय या इस तथ्य के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और विभिन्न रिसर्चेस जो है उनके द्वारा ही यहाँ पे प्रदत्त किए गए हैं। तो बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न है कि बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है, ये कथन या ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने जो है अपना एक थ्योरी प्रेजेंट किया था जिसे जो है लॉक्स थ्योरी ऑफ माइंड के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अंदर जो है उन्होंने सीधे सीधे जो है ये एक्सप्लेन किया था कि जो भी बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल खाली साफ स्लेट की तरह होता है। साफ स्लेट या खाली स्लेट से क्या तात्पर्य है कि बिल्कुल ब्लैंक है वो, आप जो भी वहां पे अक्षर लिखेंगे आप वहां पे आराम से लिख सकते हैं और वो विजिबल हो सकता है। अर्थात जो बच्चा है वो भी बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है। हम जिस प्रकार के भावों को उसके अंदर भरना चाहते हैं, हम जिस प्रकार की क्रियाएं उसके अंदर कराना चाहते हैं, जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, उस तरीके के जो हमारे संवेग हैं, उस तरीके की जो क्रियाएं हैं या उससे रिलेटेड जितने भी विकासशील तत्व हैं, हमें उसके अंदर डालना होगा। जब हम उनको उसके अंदर समाहित करेंगे तो वो जो एक खाली स्लेट है उस पे जो है हम उसको बखूबी देख सकते हैं। जिस प्रकार की क्रियाएं हम उनके साथ देंगे उनकी प्रतिक्रियाएं हमारे प्रति उसी प्रकार की होंगी। तो ये बहुत सीधा सीधा प्रश्न था कि किसने कहा बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है? तो ये जॉन लॉक के अनुसार जो है जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक ने जो है अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे हम लोग लॉक्स थ्योरी ऑफ माइंड के नाम से जानते हैं। उसके अंदर इस प्रकार के कथन को जो है वो दिया गया था। तो आज की क्लास में जो है बेसिकली बाल विकास से संबंधित पांच प्रश्नों को जो है हम लोगों ने कोशिश किया कि हम 5 प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व कर सकें, उनके ऑप्शंस का जो है वो सही विश्लेषण कर सकें और करेक्ट ऑप्शंस का जो है वो क्या करें, चयन कर सकें। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए, इनको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। परीक्षाओं में ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आगे इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।